एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी, इसके बारे में हम लोग एक छोटा सा लेक्चर समझने वाले हैं। इससे पहले आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन डिप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन, आपको ऑलरेडी पता होगा। डिवैल्यूएशन होता है क्या, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर रेफर कीजिएगा, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में वो है, ठीक है ना। डिवैल्यू होता है जब कोई भी देश का गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पे इंडिया, तो इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इंटेंशनली कोई इंडिया के करेंसी को गिरा देता है या उसका वैल्यू कम कर देता है, देन इट बिकम्स डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, ठीक है ना। डिप्रिसिएशन थोड़ा अलग होता है, डिप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस पे भी निर्भर करता है, लेकिन डिवैल्यूएशन इंटेंशनली किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी का क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में ये वीडियो है। तो इफेक्ट बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आपको दिख सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम नेगेटिव इफेक्ट्स, ठीक है ना, जो अच्छा वाला नहीं है, बुरा इफेक्ट जो है डिवैल्यूएशन का, उसका क्या क्या है। पहला इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है चीज़ों का दाम बढ़ जाना, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। Devaluation of the rupee can lead to inflation as the cost of import, एक एक बात को देखिए, मैं समझाऊंगा। Such as oil, machinery and other goods will increase, leading to an increase in the cost of living। इसका मतलब क्या है, अगर डिवैल्यू हो जाता है करेंसी, डिवैल्यू होने का मतलब क्या होता है, एक डॉलर समझ लीजिए पहले 70 रुपए का था, अब वो डिवैल्यू हो गया, मतलब वैल्यू गिर गया इंडियन करेंसी का कंपेयर टू डॉलर, और वो बन गया 80। अभी है 80 रुपीज़ एक डॉलर का, मतलब क्या है, 70 की जगह 80 रुपये खर्च करना पड़ेगा एक डॉलर के लिए, यही हो गया डिवैल्यूएशन। तो जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो देश में इन्फ्लेशन, चीज़ों का दाम बढ़ना दिखेगा कि नहीं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, इंपोर्ट, बाद में लिखा हुआ है ये इंपोर्ट, बाहर से जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे फॉरेन से, तो फिर वो ज़्यादा कॉस्टली बन जाता है ना, क्योंकि 70 की जगह 80 रुपये का चीज़ें आपको खरीदना पड़ेगा। $1 की चीज़ अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको खर्च करना पड़ता था 70, अभी वही अगर $1 का चीज़ आप इंपोर्ट करेंगे तो 70 की जगह 80 खर्च करना पड़ेगा। तो इम्पोर्टर्स जो है वो अगर ज़्यादा खर्चेंगे तो उन लोगों को प्रॉफिट भी उठाना है, तो इसलिए धीरे धीरे वो उस जो चीज़ को वो इंडिया डोमेस्टिक मार्केट पे, इंडिया के मार्केट पे जब बेचेंगे इंपोर्ट करके, तो उसका दाम बढ़ा के बेचेंगे ना प्रॉफिट के लिए, उन लोगों को भी तो बिजनेस करना है। तो जब प्रॉफिट ऐसे ऐसे करके चीज़ों का दाम डोमेस्टिक मार्केट पे बन जाएगा ना, तो इन्फ्लेशन दिखेगा इंडिया के इकोनॉमी पे। बात समझ में आ गई। वैसे ही यही सेम चीज़ आप ऑयल में ले लीजिए, क्रूड ऑयल आपको पता है इंपोर्ट करना पड़ता है, प्राइसेस बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन दिखाई देगा। कैसे, अभी मैंने आपको बोला, मशीनरी पे भी होता है, अदर गुड्स पे भी होता है ना। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए इंक्रीज इन द फॉरेन डेप्थ। देखिए फॉरेन डेप्थ, ये तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पता होगा कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और ग्रोइंग इकोनॉमी, इतना बड़ा पॉपुलेशन, इसको सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ टू बोरो फंड्स, बोरो करना ही पड़ता है। तो फॉरेन डेप्थ जो है ये तो बनता ही है, क्योंकि बिजनेसेस को भी, इंडिया में जो बिजनेसेस रन कर रहे हैं उन लोगों को भी बिजनेस चलाने के लिए डेप्थ, मतलब जो फॉरेन से है वो डेप्थ लेना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी लेना पड़ता है, तो अल्टीमेटली एक डेप्थ बन जाता है। तो अभी समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने या इंडियन कंपनीज ने $1 बोरो किया, तो 70 रुपये अगर रिटर्न कर देगा तो बात खत्म, है ना। लेकिन अभी $1 में उन लोगों को डिवैल्यूएशन के दौरान कितना बन गया, $1 80 रुपये, मतलब $1 बोरो किया तो 10 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा उसको, ये करने के लिए, है ना। और जो वो जो डेप्थ है उसको पूरा करने के लिए 70 की जगह 80 रुपये देना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या हुआ, 10 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो डेप्थ कॉस्टली बन गया, मतलब क्या, इंक्रीज हो गया ना, इंक्रीज इन द फॉरेन डेप्थ, है ना। When the value of the rupee falls, देखिए द कॉस्ट ऑफ पेइंग बैक द फॉरेन डेप्ट इंक्रीजेस, कैसे, अभी आपको समझ में आ गया, लीडिंग टू अ पोटेंशियल इंक्रीज इन द ओवरऑल फॉरेन डेप्ट बर्डन, एकदम इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते, इंक्रीज इन द फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट आपको पता है, इंडिया की इकोनॉमी अभी तक, क्योंकि ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो डेफिसिट पे चलता है, ठीक है ना। बाद में ज़रूर ऐसा टाइम आएगा जब डेफिसिट नहीं सरप्लस दिखेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन को, देश को सपोर्ट करना पड़ता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सब कुछ रहता है, गवर्नमेंट को बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो इसलिए डेफिसिट होता ही है, बोरो करना पड़ता है गवर्नमेंट को। इस डेफिसिट को, यानी कि एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो जाता है इनकम से, तभी तो डेफिसिट दिखता है ना आपको, इनकम जितना हो रहा है उससे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, तभी तो आपको घाटती, मतलब घाटा दिखेगा। तो तब उस घाटे को पूरा करने के लिए बोरिंग होता है।
गवर्नमेंट बोरो करती है। तो इंक्रीज इन द फिजिकल डिफिसिट, ये जो डेफिसिट है, ये जो घाटा है, इसका गैप मतलब एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच में जो गैप है डेफिसिट का, ये बढ़ जाता है अगर डिवैल्यू होता है करेंसी। क्यों? देखिए, द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज ड्यू टू हायर इम्पोर्ट कॉस्ट, यानी कि इम्पोर्ट का जो प्राइसेस है वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? मैंने अभी आपको बोला, अभी फिर से मैं एक बार जल्दी से बोल देता हूँ। आप अगर इम्पोर्टर है, मतलब बाहर से आप चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, खरीदेंगे, पैसा बाहर डॉलर में पे करेंगे। $1 का सामान यानी कि $1 इक्विवेलेंट टू 70 रुपये अगर है, तो आपने इंपोर्ट किया 70 रुपये का माल। लेकिन अगर यही चीज़ डिवैल्यू हो जाता है करेंसी, तब 80 रुपये आपको देना पड़ेगा। यानी कि $1 का सामान यानी कि 80 आपको खर्च करना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए। तो इंपोर्ट ऑब्वियसली कॉस्टलियर बन गया। 70 की जगह 80 दे के ही वो $1 का सामान मिलेगा आपको। तो इंपोर्ट अगर कॉस्टली हो जाता है तो क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंडिचर बढ़ेगा क्योंकि इंपोर्ट कॉस्टलियर हो रहा है। वाइल द रेवेन्यू, ये चीज़ देखिए, इंपोर्ट कॉस्टलियर होने से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि रेवेन्यू यानी कि इनकम, यानी कि गवर्नमेंट का जो इनकम है वो भी सेम प्रोपोर्शन पे बढ़ेगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। वाइल द रेवेन्यू मे नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली, है ना, आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो सकता है कारण वर्ष क्योंकि आपने डिवैल्यू किया करेंसी को। दैट डजंट मीन दैट योर इनकम विल प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज, नो, which कैन लीड टू फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि एक्सपेंडिचर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन इनकम उस प्रोपोर्शन पे नहीं बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आ गया पॉजिटिव इफेक्ट। ये तीन रहा नेगेटिव इफेक्ट्स, अभी देखते हैं पॉजिटिव इफेक्ट डिवैल्यूएशन का क्या होता है। बूस्ट इन द एक्सपोर्ट, देखिए इंपोर्ट कॉस्टली बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन एक्सपोर्ट चीप हो जाता है। एक्सपोर्ट क्या होता है? चीप। एक्सपोर्ट क्यों चीप होता है समझिए। जब भी $1 में फिर से लिख देता हूँ, पहले कितना था? 70 रुपी, अभी कितना हो गया? 80 रुपी, है ना, 80 रुपी। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? बाहर आप सामान बेच रहे हैं, इंडिया से बाहर आप सामान बेच रहे हैं। इफ़ यू आर सेलिंग थिंग्स गुड्स आउटसाइड इंडिया, मतलब क्या हो रहा है कि आप कमाई जो करेंगे, द अर्निंग विल बी इन डॉलर। तो $1 में पहले 70 रुपये आपको मिलता था अगर आप एक्सपोर्टर है तो, लेकिन आपको 10 रुपये ज़्यादा मिलेगा, अभी 80 रुपये मिलेगा। तो आपका एक्सपोर्ट क्या होगा? चीपर हो गया ना। यानी कि एक्सपोर्ट में जो एक्सपोर्टर इंडिया में रहेगा उन लोगों को ज़्यादा लाभ होगा। तो एक्सपोर्ट क्या होगा? बूस्ट हो जाएगा क्योंकि पैसा ज़्यादा आ रहा है ना। 70 की जगह 80 आपको मिलेगा, है ना। 70 रुपये का ही माल जो आप पहले बेचते थे 70 मिलता था, वही आप 80 मिलेगा क्योंकि आपने एक्सपोर्ट किया। बात समझ में आ गई? अ वीकर रूपी कैन मेक इंडियन गुड्स चीपर इन दी फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट पे तो ये चीप होगा ही क्योंकि फॉरेन मार्केट पे उन लोगों को ज़्यादा लाभ मिल रहा है ना। जैसे इंडियन एक्सपोर्टर को 70 की जगह 80 रुपये मिलेगा, फॉरेन मार्केट पे आप सोचिए उन लोगों को 70 रुपये का सामान मिलता था, लेकिन अभी वही 80 रुपये का मिलने वाला है क्योंकि इंडिया का जो करेंसी का वैल्यू है वो गिर गया, है ना। तो फॉरेन जो खरीदेंगे उन लोगों को भी लाभ होगा, ठीक है ना। विच कैन लीड टू एन इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंडिया का, फॉरेन से डिमांड बढ़ जाएगा। एफडीआई मैं समझाता हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा इंडिया में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इट ऑल्सो हेल्प्स टू इंप्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले मैं बोल देता हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। देखिए मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो लाऊंगा, अभी मैं इतना बोल देता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो गैप होता है वही बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट का कॉस्ट कम होता है तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में रहता है। इस चीज़ को याद रखिए, यही चाहिए होता है हर एक इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट तो चीप हो रहा है, मतलब इंक्रीज करेगा, और इंपोर्ट इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा चीप हो जाता है यानी कि एक्सपोर्ट से हम लोगों को लाभ होता है, तो फिर क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इम्प्रूव करने के लिए ये थोड़ा मजबूर करेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा बहुत भी होगा तो ये इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ पे निर्भर करता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कैसे वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। एक्सपोर्ट को बूस्ट करना ही मेन, एक बहुत मेन क्राइटेरिया होता है डिवैल्यू करने का करेंसी को। अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों होगा इंडिया में ज़्यादा अगर वैल्यू रुपी का डिवैल्यू हो गया? इसीलिए कि एफडीआई मतलब होता है बाहर से कोई कंपनी इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए जब इन्वेस्ट करेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्यों इन्वेस्ट करेगा? इसीलिए इन्वेस्ट करेगा कि उन लोगों को प्रॉफिट दिखता है। इंडिया में अगर वो कंपनी खोले और बाहर में चीज़ें बेचे, अब देखिए
70 की जगह 80 रुपया हो गया ना, $1। तो अभी अगर फॉरेन कंपनी, अभी 80 हो गया, तो अभी अगर एक फॉरेन कंपनी जो इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हो अगर बाहर में चीज़ें बेचेगा तो एक्सपोर्ट करेगा, तो उन लोगों को ज़्यादा लाभ होगा। बात समझ में आएगा ही ना, तो प्रॉफिट दिखेगा ना फॉरेन कंपनी को इंडिया में। इसीलिए एफडीआई बूस्ट हो जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो जाता है। फॉरेन बड़े बड़े कंपनीज को दे गेट इंटरेस्टेड इन इंडिया बिकॉज दे सी प्रॉफिट, दे सी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इन इंडिया। सो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा हमारे देश में, क्योंकि नया कंपनीज आएगा, देश के इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा, स्टॉक मार्केट को ग्रोथ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंक्रीज टूरिज्म। टूरिज्म क्योंकि फॉरेन से जो टूरिस्ट आने वाले हैं ये तो बहुत आसान है, उन लोगों को चीज़ें सस्ता मिल जाएगा, दे विल गेट मोर वैल्यू ऑफ देयर मनी, क्योंकि $1 70 की जगह 80 रुपए का चीज़ें आपको मिलेगा। तो जो बाहर से टूरिस्ट आएंगे ज़्यादा कम पैसे में ज़्यादा घूम पाएंगे। सो टूरिज्म ऑल्सो विल गेट अ बिग बूस्ट। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, इनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब होता है क्या? डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है जब इंडिया में, इंडिया के खुद के कंपनीज, इंडिया में जो कंपनीज हैं वो कंपनीज जब खुद के ही, देखिए मैं समझाता हूँ, ये रहा इंडिया, यहाँ पर समझ लीजिए इंडिया का डोमेस्टिक कंपनीज ये है, ये डोमेस्टिक कंपनीज है, ठीक है ना। और दूसरा है आपका जो इंपोर्ट गुड्स, मतलब इंपोर्टेड जो गुड्स रहते हैं वो भी तो इंडिया में बेचते हैं ना। जैसे कि ये है इंडिया में, ये पार्ट में जो प्रोडक्शन हो रहा है कंपनीज का इंडिया के इस पार्ट में, समझ लीजिए ये इंडिया में ही प्रोडक्शन हो रहा है, सब कुछ इंडिया में ही हो रहा है, मेड इन इंडिया पूरा। लेकिन ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स का मतलब सेलिंग बाइंग हो रहा है, मतलब इंपोर्ट मतलब बाहर से जो चीज़ आप खरीदे वो तो इंडिया में मार्केट पे आप सेल करेंगे, तो इसका मार्केट समझ लीजिए ये वाला पार्ट है। अभी ध्यान से समझिए, दोनों में कंपटीशन होगा, तो यहाँ पे अगर डिवैल्यू हो जाता है करेंसी तो क्या होगा कि इंडियन गुड्स विल बी मोर competitive इन द डोमेस्टिक मार्केट, रिड्यूसिंग द डिमांड ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। मतलब क्या है, इंपोर्टेड गुड्स तो कॉस्टली बन जाएगा। आपको पता है इंडिया के इकोनॉमी पे ये जो पार्ट मैंने अभी आपको बोला, ये इंपोर्टेड गुड्स का है, मतलब बाहर से खरीदा हुआ चीज़ जो बेचेगा उसका मार्केट ये है, और ये है इंडिया में तैयार हुआ चीज़ों का मार्केट। तो बाहर से जो इंपोर्ट है वो तो कॉस्टलियर बन गया, खर्चा ज़्यादा हुआ तो बेचेगा भी ज़्यादा में, तो इसका तो कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा इस पार्ट का, इस मार्केट का। लेकिन इस साइड पे तो वैसा नहीं होगा ना, क्योंकि इस साइड पे तो एक स्टेबलाइज्ड आएगा, इंडिया के इकोनॉमी पे ही ये तैयार हो रहा है, इंडिया के लोगों को ही बेच रहा है, डोमेस्टिक मार्केट पे ही बेच रहा है, तो इसका तो कम्पिटिटिव मतलब मोर कम्पिटिटिव रहेगा, कॉस्ट तो उतना नहीं बढ़ेगा, तो लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बात समझ में आ गई। सो डोमेस्टिक जो मार्केट है, डोमेस्टिक कंपनीज को एक बूस्ट मिल जाता है, दे कैन कम्पीट विद द इम्पोर्टेड गुड्स। बात समझ में आ गई। विच कैन लीड टू एन इंक्रीज इन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा, एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही था, इतना आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, बार बार देखिए इस वीडियो को। थैंक यू।